हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए फर्स्ट लाइन में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसे हमें समझना है, जो हमें आगे के क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर क्या बताया है कि जो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, वो क्या है? जीरो है। अब इसका मतलब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अनबैलेंस फोर्स का दो चीजें होती हैं कि मान लीजिए आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने लेफ्ट साइड से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट साइड से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, तो ये बैलेंस है। अनबैलेंस का मतलब क्या है? जिसके थ्रू कोई बॉडी मूव कर पा रही है, या फिर जिसका फोर्स है अनबैलेंस जीरो है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स है। ये क्या है? अनबैलेंस है। अब यहाँ पर ये बोला है कि जो अनबैलेंस फोर्स है ना बेटा, वो जीरो है। अनबैलेंस फोर्स वो जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया। क्योंकि बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स जीरो है, अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। अब क्या इस केस में वेलोसिटी, आगे क्वेश्चन में ये है, जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। यही होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो दो चीजें होती है, ठीक है? दो चीजें होती है, या तो आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। अब आप बोल रहे हो कि दो चीजें हैं, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। बट नॉन जीरो का मतलब क्या है? कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो यहां पर मान लेते हैं अगर v की वैल्यू भी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई ना, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन फिर आपको एक्सेलरेशन क्या मिला? जीरो मिला। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो नहीं भी है, बट अगर कांस्टेंट है तो भी आपका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? यस ऑफ कोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो भी है ना, तो भी ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, बट ये जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में। इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब हमें ये चीज तो समझ आ गई कि ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। इसमें यही पूछा था, हमने बता दिया यस ऑफ कोर्स, टोटल 100% राइज, our object can be travel with non-zero velocity. yes, अब हमें कौन कौन सी कंडीशन बतानी है जो डायरेक्शन के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए फॉलो की जाती है। तो देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा ये तो पता है नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन, बट इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ओके, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है ना, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, डायरेक्शन क्यों आप बोल रहे हो कि चेंज नहीं होगी? ओके, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, एक बार वो भी हम लोग राइटिंग में लिख लेते हैं ताकि वन बाय वन सारे स्टेटमेंट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला हमें ये चीज समझ आ गया कि यस, अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? जीरो हुआ। एंड ऑफकोर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी या फिर जीरो रहेगी, या तो सेम रहेगी या फिर जीरो रहेगी। तो यस, अवर ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल, ये इसके फर्स्ट पार्ट का हुआ। यस, ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन जीरो वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट कोई नॉन जीरो थोड़ी ना होता। यस, ऑब्जेक्ट विद कैन ट्रैवल विद नॉन जीरो वेलोसिटी। ओके, ये हमें फर्स्ट पार्ट में समझ आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट ये है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए क्या रूल रहेगा। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी को फिर से लिखते हैं। अब हमें वेलोसिटी पे ये बताना है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है,
मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो v माइनस यू अपॉन टी है। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी में मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे इधर से जा रहा है एंड यू टर्न ले लेता है, ठीक है, तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था अभी -5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो -5 तो ये फिर जीरो तो नहीं होगा ना। मतलब अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर ली तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि आपको देखिए मैथमेटिकली भी वैल्यू मिल रही है -10 अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। बट अभी हमारा क्या केस क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो सकती है। इन वेरी सिंपल वर्ड, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकती है, और जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है दोनों की दोनों क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, दोनों की दोनों ही चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक्स डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड द सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये दो टर्म्स साथ साथ में चलेगी। अब देखिए होता क्या है, आपने जैसे ही कारपेट को बीट करना स्टार्ट किया तो देखिए पहले कारपेट क्या थी, मोशन में थी या रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी, और जो इसके अंदर डस्ट है वो भी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन हमने क्या किया, इसके बाद कारपेट को बीट किया। कारपेट को बीट करने के बाद कारपेट क्या हो गई, कारपेट को बीट करने से कारपेट क्या हो गई, मोशन में आ गई, तो वो आ गई इनर्शिया ऑफ मोशन में। ठीक है, कारपेट इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि आप कारपेट को बीट कर रहे हो। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या, आप कारपेट मूव करने का के लिए उसके अंदर इनर्शिया आ गया है तो वो मूव करती रहेगी, उसके अंदर मोशन आ गया है। लेकिन डस्ट पार्टिकल का क्या बेटा, डस्ट पार्टिकल का क्या, डस्ट पार्टिकल तो अभी भी रेस्ट पे है, तो इसीलिए डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं कारपेट से। ओके, द क्वेश्चन इज दिस, जैसे ही कारपेट को बीट किया जाता है उसमें से डस्ट क्यों निकल जाती है। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट कम आउट ऑफ इट। ठीक है, जब भी हम कारपेट को मूव करते हैं, बीट करते हैं, तो ऑफकोर्स उसमें से डस्ट तो निकलती है। क्यों निकलती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से इनिशियली डस्ट पार्टिकल आर एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं, किसके साथ में, कारपेट के साथ में। तो मतलब अभी कारपेट और डस्ट दोनों की दोनों क्या है, रेस्ट पे है। जैसे ही हमने कारपेट को बीट किया, बीटिंग द कारपेट विद अ स्टिक, जैसे ही कारपेट को हमने बीट किया तो जो कारपेट है वो क्या हो गई, मूव हो गई। तो कारपेट को जैसे ही बीट करते हैं कारपेट मूव होती है और वो क्या आती है, कारपेट इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाती है। लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल है वो क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। यही लिखा है, बीटिंग द कारपेट विद अ स्टिक मेक द कारपेट मूव। कारपेट तो मूव हो जाता है बट द डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे ही रहते हैं, रिमेन्स द एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। thus the डस्ट गेट detached फ्रॉम द कारपेट। और इसी रीजन से एक मोशन में है एक रेस्ट में है, तो डस्ट पार्टिकल क्या आ जाते हैं, डीअटैच हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके, तो ये रीजन है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ओके, तो नॉर्मली आपने देखा हुआ होगा कि जैसे कि कोई भी अगर ना बस के टेरेस पे, बस की छत पे कोई भी सामान रखा जाता है तो उसको ना रस्सी से हम बांध देते हैं। अब ऐसा क्यों रीजन है कि जो आपने बस के ऊपर सामान रखा है उसे रस्सी से बांध दिया, बिकॉज बस होगी मूव। बस के मूव होने से क्या होगा बेटा, उसमें कौन सा इनर्शिया आ जाएगा, उसमें आ जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। बस मूव करेगी तो वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगी, मतलब अब वो मोशन में ही रहेगी। इसके बाद जो बस के ऊपर आपने लगेज रखा है, अब बात करते हैं लगेज की, तो जो लगेज है वो भी मूव करने लगेगा बस के साथ साथ में, तो उसमें भी क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। लेकिन जैसे ही बस पे लगा ब्रेक, अगर आपने बस में लगाया ब्रेक तो बस तो हो गई इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, बस तो रेस्ट पे आ गई। लेकिन उसी टाइम पे जो आपका लगेज है वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में होगा।
ठीक है, लगेज पे तो ब्रेक नहीं लगा ना एकदम से, बस पे ही ब्रेक लगा है, बस पे ब्रेक लगा तो बस तो हो गई इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, लेकिन हमारा लगेज मूव करता रहेगा तो लगेज आगे निकल जाएगा, बस पीछे निकल जाएगी। इसीलिए जो लगेज होता है उसको बस के साथ बांध के रखा जाता है ताकि वो नहीं गिरे, और अगर आपने नहीं बांधा तो लगेज गिर जाएगा सारा की सारा, क्योंकि बस पे ब्रेक लगाने से बस तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, लेकिन लगेज हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर ही आ गया, क्योंकि यही होता है ना बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, वो स्टेशनरी पोजीशन में तो वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाइल द बस इज मूविंग लगेज टेंड्स टू रिमेन इन इनर्शिया ऑफ मोशन स्टेट, when the bus stops the luggage tends to resist the chains and due to inertia of motion it moves फॉरवर्ड एंड में फॉल ऑफ। जैसे ही बस स्टॉप होगी, बस में ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो जो बस है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गया, लगेज इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, तो हमारा जो लगेज है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। ओके, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। ओके, कोई बैट्समैन है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है और उसके बाद क्या होता है, वो ग्राउंड में बॉल इस तरीके से मूव करती रहती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही बॉल ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया वो स्टेशनरी पोजीशन पे आएगी, मतलब पहले बॉल इस पोजीशन पे थी, बैट्समैन ने हिट किया तो वो इस पोजीशन पे आके रुक गई। अब ऐसा क्यों है कि जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाती है, वो रुक जाती है? इसका रीजन हमें फाइंड आउट करना है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। ऑफ कोर्स ये तो रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि वो कितनी भी तेजी से मारे बॉल तो एक टाइम के बाद रुकेगी। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। नो, दिस रीजन इज ऑल्सो नॉट राइट। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। दिस इज टोटली राइट। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, जब भी बॉल सरफेस पे मूव करेगी तो होगा क्या, सरफेस पे मूव करेगी तो इस बॉल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। एंड जैसे जैसे बॉल आगे आती है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी कम हो गई तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए उस पर एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इसीलिए थोड़े टाइम के बाद बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। व्हेन द बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑफकोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉल है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, एंड आफ्टर टाइम वो रुक जाती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इससे ये समझ आ गया, ट्रक है वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। इसके बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 400 मीटर ट्रैवल कर रहा है। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। आगे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। इसका मास कितना गिवन है, 7 टन। टन इक्वल टू 1000 kg। ओके, तो यहाँ पर 7 टर्न्स है तो कितना केजी हो गया, 7000 kg। अब हमें यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो एक्सेलरेशन और एक तो फोर्स। फोर्स तो कैलकुलेट हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, हमारे पास मास भी है, लेकिन हम अब इस एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करें? तो एक्सेलरेशन को यूज करने के लिए न्यूटन्स की 3 इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन देखिए एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बट अगेन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? अगर सेकंड इक्वेशन देखते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हमारे पास s भी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से क्योंकि टाइम भी है। तो केवल एक ही चीज नहीं है ना, एक चीज कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ तो दोनों चीजों का प्रॉब्लम हो रहा था, वेलोसिटी का भी, एक्सेलरेशन का भी, तो इसीलिए हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बेटा, 400 मीटर, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut पूरा की पूरा कितना हो गया, 0 प्लस हाफ। अगेन एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, इसको a ही रखा। टाइम क्या है, 20 सेकेंड, तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया, टाइम का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 4 00 400। तो हमें
टी स्क्वायर कितना मिला बेटा 400 मिला। अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो 400 ही रहा, राइट हैंड साइड में 400a डिवाइडेड बाई 2। तो ये 400 से 400 कैंसिल आउट हुआ, a बाई 2 किसके इक्वल मिला 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन कितना मिल जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू पुटअप करी 7000 kg क्योंकि SI यूनिट kg होती है, मल्टीप्लाई किया 2 से क्योंकि एक्सेलरेशन 2 है, आपको फोर्स कितना मिला 14,000 न्यूटन। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे एक स्टोन है, उसका मास कितना है 1 kg, उसको किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है थ्रोन। एक स्टोन को हमने क्या किया बेटा, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ही आप स्टोन को थ्रो कर रहे हो तब तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या होता है वो रेस्ट पे आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। इसके बाद वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। हमें फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, अब हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। अब हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर टाइम नहीं है ना, तो ये तो नहीं यूज कर सकते। सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वंस अगेन टाइम नहीं है, ये भी नहीं यूज कर सकते। बचा थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमारे पास v भी है u भी है, हमारे पास 2 तो कांस्टेंट ही है, s इज 50 मीटर, तो एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। v का वैल्यू पुटअप किया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर इक्वल टू 2a, s का वैल्यू पुटअप किया 50। आगे सॉल्व करते हैं 20 स्क्वायर, तो दैट मीन्स कितना हुआ 400, आगे माइनस का साइन आ गया इक्वल टू 2a 50, 52 जा 100, 100a। तो एक्सेलरेशन बेटा आपको यहाँ से कितना मिला माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे f इक्वल टू ma से। मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो आपको कितना मिला -4 न्यूटन इज योर आंसर। अब हम आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। अब 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ओके, ईच ऑफ 2000 kg, तो मतलब एक इंजन है, मेन इंजन है, उसके साथ 5 वैगन्स कनेक्टेड है, ओके। तो एक एक का वेट कितना है 2000 kg है। तो सबसे पहले एक तो इंजन है जिसका मास कितना है 8000 kg है, दूसरा 5 वैगन्स है, उनका एक का मास कितना है 2000 kg है, लेकिन हमारे पास कितने 5 वैगन्स है, तो टोटल कितना हो गया 10000 kg। तो सबसे पहले इंजन का मास है 8000, वैगन्स का मास है 10000 kg, ओवरऑल मास कितना हो गया m1 प्लस m2। तो मतलब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 8000 को और 10000 को, तो टोटल मास कितना हो गया 18000 kg। इसके बाद आगे गिवन है इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन। जो ये इंजन है, मान लेते हैं ये इंजन है, ठीक है, इसके पीछे 5 वैगन्स लगे हुए हैं, इस इंजन का टोटल मास हमने कैलकुलेट कर लिया 5 वैगन्स के साथ। तो जो ये इंजन है वो कितना फोर्स लगा रहा है 5000 न्यूटन का लगा रहा है, ओके। इसके बाद आगे क्या पूछा है, एंड जो ट्रैक है, और जो ट्रैक है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ओ सॉरी, जो इंजन है वो कितना फोर्स लगा रहा है 40000 न्यूटन का। ये जो इंजन का फोर्स है 40000 न्यूटन का, एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो सरफेस लगा रही है 5000 न्यूटन का। तो मतलब एक सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रही है 5000 का, और जो इंजन है वो कर रहा है 40000 का। दोनों की दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इंजन को आगे जाना है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को माइनस कर दें। हमें क्या चाहिए अभी कैलकुलेट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो हम दोनों फोर्सेस को माइनस कर देते हैं। तो जो इंजन का फोर्स है 40000, फ्रिक्शनल फोर्स है 5000, हमने दोनों को माइनस किया, हमें नेट फोर्स कितना मिला 35000 न्यूटन। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, F इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन क्या हो गया F बाय m,
एफ की वैल्यू पुटअप करी 35,000, मास की वैल्यू पुटअप करी, टोटल मास की वैल्यू 18,000। तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट हुए, कितना बचा 35/18, आप कैंसिल आउट करोगे कितना मिलेगा 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। अब हमें क्या है, एक फोर्स कैलकुलेट करना है जो व्हीकल एंड रोड के बीच में लग रहा है। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो ही होगी, और इसके लिए हम व्हीकल को स्टॉप करने के लिए कितना एक्सेलरेशन दे रहे हैं, -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि स्टॉप करना है ना तो नेगेटिव एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। ओके, तो एफ किसके इक्वल होगा, हमें फोर्स चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 1500, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -1.7, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है। ठीक है, अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v। ओके, हमें ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? तो देखिए, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी जीरो ना हो, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, सेम ही रहे, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है ना, दैट्स व्हाई। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। टू ऑब्जेक्ट इज ईच ऑफ मास 1.5 kg। तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास कितना है 1.5 kg। तो यहाँ पर हमने लिखा है जो m1 है m2 है, दोनों का मास कितना है 1.5 kg। इन द आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों की दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो मतलब एज यू कैन सी कि एक जो मास है 1.5 kg का, वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, एंड जो दूसरा वाला है वो राइट टू लेफ्ट की साइड मूव कर रहा है, और दोनों का मास कितना है 1.5 kg। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखें 2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। बट अगेन यहाँ पे दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने u1 एंड u2 की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद आगे क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलाइजन। मतलब आगे दोनों कोलाइड होने वाले, तो कोलाइड होने से पहले दोनों की वेलोसिटी 2.5 थी, एंड इसके बाद कोलाइजन के बाद क्या होता है, दोनों के दोनों स्टक हो जाते हैं, और कोलाइजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो बेटा देखिए, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज है। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है, बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2। वी कैन राइट इस तरीके से m1u1 m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बट आफ्टर कोलाइजन इसमें बोला है दोनों की वेलोसिटी कंबाइन होके क्या होगी। तो जो ये v1 एंड v2 है ना, इसको हम क्या करते हैं, v ही ले लेते हैं। तो जब v ले लिया तो ये कॉमन आ जाएगा v, तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2v। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, 1.5 इंटू 2.5, m1 की वैल्यू पुटअप कर दी, u1 की वैल्यू पुटअप कर दी, m2 की वैल्यू पुटअप कर दी, u2 की वैल्यू कितनी है -2.5, एंड m1 प्लस m2 तो 1.5 प्लस 1.5। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हुई, जीरो आई। तो मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, तो देखिए एक एक चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा इसमें। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंगली जब भी एक ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया, ठीक है, ये मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको पुश कर रहे हो, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी हमें क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट पुश कर रहा है। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज मासिव ट्रक, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये बहुत मास वाला ट्रक है,
पार्कड अलोंग द रोड साइड, हमने इसे रोड साइड अलोंग पार्क कर दिया, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ऑफकोर्स ये मूव भी नहीं करेगा। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है अपोजिट बॉडी पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो नो डाउट ऑब्जेक्ट सरफेस पे फोर्स लगा रहा है और ये जो सरफेस है ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों अपोजिट लगा रहे हैं। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस पे लगा रहा है और ये सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। तो मतलब एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट ने लगाया सरफेस पे, और उसका रिएक्शन क्या हुआ? सरफेस ने लगाया ऑब्जेक्ट पे। लेकिन देखिए दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे, एक सरफेस पे है एक ऑब्जेक्ट पे, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रक स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है तो वो आपने उसको स्टेशनरी फ्रिक्शन दिया है, ठीक है, अपने आप से ब्रेक लगाया है, इसीलिए वो स्टेशनरी पोजीशन में है। अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, जो बॉल है बॉल का मास कितना है? 200 ग्राम है। ऑफकोर्स हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 1000 का डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट्स पहले डॉट आ जाएगा, तो 0.200 kg एट 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, is struck by a hotkey stick so as to return its along original path with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हॉकी बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, बट जब वो दोबारा रिटर्न होके आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि जो वो बॉल है वो रिटर्न होके आ रही है, मतलब रिटर्न होके आ रही है मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। तो डायरेक्शन चेंज की है तो वेलोसिटी में किसका साइन आ जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। तो इनिशियल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल इज -5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू। तो हमने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, मास की वैल्यू पुटअप करी 0.200, वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करी फाइनल की -5, इनिशियल की -10, -10 -5 -15, 0.200, 15 2 30, ओके, एंड 20y एंड 3 पॉइंट्स पहले हमें डॉट लगाना है, तो हमें कितना मिला? 3 kg मीटर पर सेकेंड इज अवर मोमेंटम। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो द 14 नंबर क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ओके, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। कोई बॉडी है, उसका मास कितना है? 10 ग्राम है। अब इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 का डिवाइड करके, तो कितना हुआ? 0.01 kg। 3 पॉइंट्स पहले आएगा ना, तो ये तो 2 ही हुआ एंड 3 के लिए हमने एक और जीरो लगाया, तो इसलिए 0.010 kg हुआ। ओके, मास गिवन है, कितनी वेलोसिटी गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर सेकेंड। इसके बाद क्या हुआ? किसी वुडन ब्लॉक से टकराया है और इसके बाद रेस्ट पे आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई। ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम में हुआ? 0.03 सेकेंड पे। तो ये हमें डेटा गिवन है। अब इसके बाद गिवन है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द प्लाग। अब उसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो हमें कैलकुलेट करना है एंड हमें इसके बाद फोर्स को भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल सा है, फोर्स को तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है, अब हमें यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, v = u + at। तो हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, हमारे पास टाइम पीरियड भी है, इजीली वे में हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 150 प्लस a कैलकुलेट करना है, टाइम है 0.03। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ये 150 लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस में आ गया, तो -150 और ये 0.03 को हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे एंड 3 5 15 एंड आगे 3 जीरो आ गए, माइनस में लेंगे क्योंकि 150 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का आएगा ना, तो इसीलिए तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू पुटअप कर दी 0.01 kg, एक्सेलरेशन पुटअप किया -5000 kg। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, तो 2 पॉइंट्स पहले यहाँ पे डॉट आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? 50 पॉइंट यहाँ पे 50 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया, -50 सॉरी।
ये 2.5 है, तो -50 न्यूटन इज अवर फोर्स। ओके, अब फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया, बट अभी तक डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे या तो इससे कैलकुलेट कर लग सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास यू भी है, आपके पास टी भी है, हाफ है, एक्सेलरेशन भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड टी स्क्वायर करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप इससे भी कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला इजी पड़ेगा, वो दोनों से जाएगा, तो हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। v की वैल्यू पुटअप करी 0, यू स्क्वायर तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है 150, स्क्वायर आ गया प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -5000 एंड हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जो ये 150 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आया -150 का होल स्क्वायर, -5 2 10, तो -10,000 एस चाहिए यहाँ पे हमें। 115 स्क्वायर 225, एक जीरो है, डबल जीरो आ गया। ओके, एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 10,000 एस के साथ मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें एस चाहिए, तो जो ये 10,000 है डिवाइड कर देते हैं। तो एज यू कैन सी 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया, बचे 2 0, तो 1 2 पहले यहाँ पे डॉट लगाया, आपको डिस्टेंस कितना मिला 2.25 मीटर। ओके, अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1 kg है। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से। इसके बाद दूसरे स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है, ओके, जिसका ब्लॉक मास 5 kg है। अब आगे ये बोला हुआ है कि वो ना इसी के साथ, जो पहला ब्लॉक है उसी के साथ स्टिक हो जाता है। तो मतलब इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ स्टिक होके मूव करने लग गया। इसके बाद ये दोनों की दोनों साथ में मूव करते हैं, तो इसीलिए m1 इज 1 kg, u1 इज 10 मीटर पर सेकेंड, m2 इज 5 kg, एंड सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि वुडन ब्लॉक है, पहले वाले में स्टिक हो जाता है एंड देन इसके बाद वो मूव करना स्टार्ट करता है। ओके, पहले भी वो स्टेशनरी पोजीशन में ही था, u 0 हो गया। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें कंबाइन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो दिस इज द सिंपल कि जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है, दोनों की दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, दोनों की दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, तो ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला। तो 1 × 10 इक्वल टू 5 × 0, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। हमें मोमेंटम कितना मिला 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब वी नो वेरी वेल इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बिल्कुल सेम है, तो हमने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या रख दी 10 kg मीटर पर सेकेंड, इसको इक्वेट कर दिया फाइनल मोमेंटम की। ऑफकोर्स दोनों सेम है, बट इसके थ्रू हमारी वेलोसिटी निकल सकती है। कैसे? तो देखिए फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, बट ये बोल रहा है कि जो आफ्टर दैट वेलोसिटी सेम है, तो v को कॉमन ले लिया और हमारे अंदर क्या बचा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो pf है फाइनल मोमेंटम है, उसकी जगह क्या पुटअप किया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v एज इट इज। ओके, m1 प्लस m2 कितना है 5 1 प्लस 6, तो ये हो गया 6v, लेफ्ट साइड में आया 10, फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो 10/6 कितना हुआ 1.67 मीटर पर सेकंड। तो कुछ इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप सो मोमेंटम तक आप सभी सॉल्व कर लेंगे, बट ये जो इसके बाद में हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो इसको ध्यान से देखिए। इनिशियल को फाइनल के इक्वेट कीजिए एंड जो फाइनल मोमेंटम है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे v को कॉमन लेके अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2, दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा, एंड इसके थ्रू आप फाइनल वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो द 16 नंबर क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, एंड टाइम गिवन है 6 सेकंड। आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल कैलकुलेट करना है तो इसीलिए हो गया m इंटू यू, क्योंकि इनिशियल के लिए चाहिए। तो 100 इंटू 5 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या होगा m इंटू वी, क्योंकि फाइनल वाला लेंगे, तो 100 इंटू 8 800 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
फाइनल इज 8, इनिशियल इज 5 डिवाइडेड बाय 6, मास कितना है 100, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 एंड ये 100, तो 3 6 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला 50 न्यूटन इज योर आंसर। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार। अख्तर है, किरण है, राहुल है, दोनों की दोनों मोटर कार में राइड कर रहे थे। दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेस वे, वो एक्सप्रेस वे में गए, उन्होंने वेलोसिटी काफ़ी हाई की। व्हेन अ इंसेक्ट हिट द विंड शीट एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। इसके बाद कोई जो इसका सॉरी गाइस, इसके बाद देखिए हुआ क्या आगे, यहाँ पर एक आंट है वो मोटर कार के आगे आई और यहाँ पे स्टक हो जाती है, उसकी जो भी विंड स्क्रीन थी उसके अंदर स्टक हो गई। अख्तर एंड किरण स्टार्ट पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। ओके, जो अख्तर और किरण है दोनों ने सिचुएशन को रीड आउट करना स्टार्ट किया। ओके, तो किरण ने ये सजेस्ट किया कि इंसेक्ट सफर अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। ओके, तो आगे किरण ने ये चीज़ बोली कि बेटा ऐसा है कि जो इंसेक्ट है उसको बहुत सफ़र होगा चेंज इन मोमेंटम से। कैसे? क्योंकि कार का मोमेंटम अलग है, उसका मोमेंटम अलग है, दोनों का मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट मच मोर देन द मोटर कार। क्योंकि जो इसका वेलोसिटी चेंज होता है वो कार की वेलोसिटी की कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होता है, ये किरण ने सजेस्ट किया, बट ऐसा तो नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमने क्या पढ़ा था, बिफोर कॉलोइजन एंड आफ्टर कॉलोइजन मोमेंटम सेम रहता है, तो पहले के कंपैरेटिवली अभी की कंपैरेटिवली सेम ही रहेगा, वो चाहे स्टक हो या नहीं हो। स्टक होने के बाद, ठीक है, तो स्टक होने के बाद भी इनिशियल मोमेंटम सेम ही रहेगा, मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या है, अख्तर ने क्या बोला, सिंस द मोटर कार वाज मूविंग लार्ज वेलोसिटी, जो मोटर कार है वो बहुत लार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट एक्सर्ट लार्ज फोर्स, तो ये इसको लार्ज फोर्स लगेगा ऑन द इंसेक्ट, और एंड एज अ रिजल्ट इंसेक्ट है वो मर गई। एंड राहुल का जो स्टेटमेंट था वो डिफरेंट था। राहुल ने बोला, एक नया एक्सप्लेनेशन दिया, बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द चेंज इन देयर मोमेंटम। तो राहुल का स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो मोटर कार और इंसेक्ट है उनको सेम फोर्स लगेगा और उनका मोमेंटम में चेंज भी सेम होगा, तो इसीलिए जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज टोटली राइट। अब हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम बेल ऑफ मास 10 kg। तो देखिए हमें एक मोमेंटम कैलकुलेट करना है डम बेल का, जिसका मास कितना है 10 kg है। ट्रांसफर टू द फ्लोर, वो कितना फ्लोर पे ट्रांसफर करेगा, इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, अगर वो 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरता है, तो 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरता है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 का डिवाइड किया, कितना हुआ 0.80 मीटर। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो इसका एक्सेलरेशन है कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी जब चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। हमारे पास मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी किससे कैलकुलेट करें, या तो इससे करेंगे v = u + at, तो यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है, हमारे पास डेटा में वी कैन नॉट यूज। द थर्ड वन इज s = ut + at², तो इसमें भी टाइम है तो इसको भी नहीं यूज कर सकते। बचती है थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2as, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये v² - 0 = 2, a का वैल्यू 10 पुटअप किया, s का वैल्यू हमने 0.80 पुटअप किया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 2 = 16 एंड ये 20 लगाया तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो v² की वैल्यू हमें कितनी मिली 16 एंड v की वैल्यू क्या मिली √16, तो कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास 10 kg, वेलोसिटी इज 4, तो 10 × 4 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आज की क्लास में हमने 9th क्लास के एक्सरसाइज क्वेश्चन किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।